हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर चुके हैं और उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं वो 2019 से 2022 तक के थे। अभी जो मैं आपको डिस्कस कराने वाली हूँ नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, जिसमें से हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब जो 31 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेटेस्ट 2023 में पूछे गए पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो अभी फेब और मार्च में एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का 2023 में। तो वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि लेटेस्ट क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू फ्रॉम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। If you want to access the students' performance and want to give them immediate feedback, which software will you select? ये अभी पूछा गया क्वेश्चन है लेटेस्ट फैब में, कि अगर आपको स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेसमेंट करना है और उनको इमीडिएट फीडबैक देना है, तो ये 4 आपके पास सॉफ्टवेयर के नेम दे रखे हैं, तो आप इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करोगे इमीडिएट फीडबैक के लिए? काहूट, एनीमेकर, प्लेटागन एंड पावरटॉन। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 काहूट। काहूट सॉफ्टवेयर जब हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? जब हमें बच्चे की इमीडिएट फीडबैक देना है किसी भी परफॉर्मेंस को लेकर। तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूसेस वन ऑफ द मेन फीचर्स नोन एज सुपर फॉलोज? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एक नया फीचर लेकर इंट्रोड्यूस किया है सुपर फॉलो का? फेसबुक ने, टेलीग्राम ने, ट्विटर ने या फिर व्हाट्सएप ने? तो इसका आंसर है ट्विटर। ट्विटर ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है सुपर फॉलोज। तो ये किसने दिया है? ट्विटर ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी एंड थ्योरिस्ट आर एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन? क्वेश्चन है कि कौन सी थ्योरी किस थ्योरिस्ट ने दी है और वो किससे एसोसिएट करती है? लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। जब हम कोई चीज ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो उस थ्योरी का नाम क्या है और वो थ्योरी किस थ्योरिस्ट ने दी है? तो किसने दी है वो थ्योरी? उस थ्योरी का नाम है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, और दी किसके द्वारा गई है? बंड्यूरा के द्वारा। बेंड्यूरा के द्वारा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इट्स गिवन बाय बेंड्यूरा। तो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन अगर आपसे कहीं भी पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी गिवन बाय बंड्यूरा। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे हमारा मेन एम क्या रहता है? तो देखिए, टू कीप एन ऑर्डरली क्लासरूम, आपको क्लास को ऑर्डर करके रखना है। टू स्टैब्लिश द प्राइवेसी ऑफ द टीचर, टीचर को ही सर्वे सर्वा सब कुछ समझना है, मतलब कि प्राइवेसी मीन्स कि उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ स्टैब्लिश करना है, टीचर के अकॉर्डिंग। टू सस्टेन अ क्वाइट एनवायरमेंट, शांत वातावरण को एकदम शांत बनाना है अपने एनवायरमेंट को। टू मेंटेन अ पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट, या फिर आपको एनवायरमेंट जो सीखने का आपका माहौल है आसपास का, उसको इस तरह से पॉजिटिवली मेंटेन करके रखना है तो जो आपकी लर्निंग हो वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो। तो देखिए, ऑप्शन तो अकॉर्डिंगली देखा जाए चारों कहीं ना कहीं सही है। हमें क्लासरूम को ऑर्डरली भी मेंटेन करना चाहिए, टीचर की बात भी माननी चाहिए और एनवायरमेंट को शांत भी रखना चाहिए। बट फोर्थ ऑप्शन जो है वो इन तीनों ऑप्शन से कहीं ज्यादा बेस्ट है। तो मेन एम पूछा जा रहा है कि मेन एम क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए? आपको एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट को मेंटेन करके चलना है, तभी क्लासरूम का मैनेजमेंट अच्छा कहलाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क द लेटर आई एंड ई इन द एक्रोनियम एडी परटेन टू। देखिए, ये जो क्वेश्चन है अलग अलग शिफ्ट्स में, किसी शिफ्ट में आई एंड ई की एक्रोनियम पूछा है, कहीं ए एंड डी का पूछ लिया है, कहीं डी एंड ई का पूछ लिया है। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। एडी मॉडल जो है
इंस्ट्रक्शंस के लिए डिजाइन किया गया एक फ्रेमवर्क है। अब उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आई और ई है उसका एक्रोनियम क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन, या फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जामिनेशन। तो देखिए एडी की मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। ए फॉर एनालिसिस, डी फॉर डिजाइन एंड सेकेंड डी फॉर डेवलपमेंट। पहले आप डिजाइन करेंगे तब आप डेवलपमेंट करेंगे, पहले डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते ना, डिजाइन होगा जब भी तो आप कुछ डिजाइन करोगे उसके बाद ही तो उसका डेवलपमेंट कर पाओगे। आफ्टर दैट आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ई फॉर सबसे लास्ट में आपको करना है इवेल्युएशन। तो आई और ई का मीनिंग क्या हुआ, ई फॉर इवेल्युएशन। तो देखिए इवेल्युएशन कहाँ आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में। अब आपको देखना है कि आइडेंटिफिकेशन आएगा या इम्प्लीमेंटेशन आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन implementation and evaluation, second option is the correct answer, implementation and evaluation। I और E का एक्रोनियम क्या हो जाएगा, implementation and evaluation। ऑप्शन 2 is your correct answer। मैंने आपको A, D, D, I, E सबकी फुल फॉर्म बता दी है। A for analysis, D for design, D for development, I for implementation and E for evaluation। नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following does not come under primary laws of learning। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है उनके अंतर्गत कौन सा लॉ नहीं आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज इट्स कम अंडर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, बट लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स इट्स नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन 3 इज योर correct answer। Option 3 is your correct answer। Question number 37 है What does the letter R in the instructional design model of teaching assure stand for। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, एडी मॉडल, अब हम क्या पढ़ेंगे, एश्योर मॉडल। इसी तरीके से एश्योर मॉडल से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर अभी आपसे यहाँ पे सिर्फ आर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, कि जो आर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपसे और भी चीजें पूछी जा सकती हैं इसमें। तो आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिक्वायर टीचर पार्टिसिपेशन, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, रिक्वायर सोसाइटी पार्टिसिपेशन, या फिर रिक्वायर पेरेंट्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ सीख रहे हैं, एक लर्निंग मॉडल्स हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, आर फॉर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन। एश्योर मॉडल लर्निंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके का एक्सपीरियंस रखता है। इसको एश्योर मॉडल इज एन ISD जिसे बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन। तो देखिए ए फॉर इसमें होता है एनालाइज लर्नर, सबसे पहले हमें लर्नर को एनालाइज करना है। एस फॉर स्टेट स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमें अपने स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। देन सेकेंड एस फॉर सिलेक्ट स्ट्रेटेजीज, टेक्नोलॉजी, मीडियम, मटीरियल्स। अभी हमारा देखिए सबसे पहले हमने लर्नर को एनालाइज कर लिया, फिर हमने अपना ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब थर्ड में क्या हो जाएगा, अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस मीडिया के थ्रू यूज होना है, या फिर क्या मटीरियल्स यूज करने हैं। तो नेक्स्ट एस फॉर सिलेक्ट स्ट्रेटेजीज, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटीरियल्स। यू फॉर यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटीरियल्स। अब जो आपने स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मटीरियल्स को सिलेक्ट किया अब आप उनको यूटिलाइज करेंगे। आर फॉर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, इन सब चीजों के लिए आपको लर्नर का पार्टिसिपेशन करना जरूरी है कि लर्नर पार्टिसिपेट करें। एंड लास्ट ई फॉर इवेलुएट एंड रिवाइज, ई फॉर इवेलुएट। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ आया कि आर फॉर लेटर आर इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल ऑफ टीचिंग एश्योर स्टैंड फॉर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, The field of study concerned with the construction of thought process including remembering, problem solving and decision making is called। यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रिमेम्बरिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, मेंटल बातें कर रहे हैं, माइंड की बातें कर रहे हैं, कुछ याद करना, कुछ सॉल्व करना, कुछ डिसीजन लेना। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि कॉग्निटिव का जो टर्म होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है कि जब हम फील्ड ऑफ स्टडी बतानी है कि वो कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं, थॉट प्रोसेस को, तो वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल वॉज ट्राइंग टू सॉल्व सम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, ही ट्राइड मेनी टाइम्स बट फेल्ड। राहुल ने कई बार मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थी, बट वो हर बार फेल हो जाता है। हिज टीचर हेल्प हिम, उसकी टीचर ने मदद करी, विच लेड हिम टू फॉलो राइट अप्रोच, कि उसे क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, एंड ही सक्सीडेड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सफल हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी क्या होता है, ये मैंने आपको वाइगॉट्स्काई की थ्योरी में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वाइगॉट्स्काई की थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार उससे रिवाइज कर लीजिएगा। जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं, लाइक जैसे कि सपोज हम बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पीछे से पहले हल्के से पकड़ लेते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसे साइकिल चलानी आने लगती है तो पेरेंट्स पीछे से साइकिल को छोड़ना शुरू कर देते हैं। मीन्स उसे उन बच्चों को खाली पुश की जरूरत होती है कि उन्हें लगता है पेरेंट्स ने पकड़ रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम पर पेरेंट्स उनकी वो हेल्प करना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस टाइम पे वो उसे हेल्प कर रहे हैं, जिस टाइम पे उन्होंने पीछे से हल्के से साइकिल को पकड़ रखा है, तो वो कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चे को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। वो जोन, वो वाला जोन कहलाता है जब आप अपने अंदर एक डेवलपमेंट महसूस करते हैं। तो जोन ऑफ, अभी यहाँ पे क्या हुआ, राहुल को सिर्फ उसके टीचर ने थोड़ा सी सही अप्रोच बताई कि अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो अप्रोच उसे नहीं पता थी। इसीलिए साइकिल चलाते समय जब पेरेंट्स हमको बताते हैं या हम अपने बच्चों को बताते हैं, तो वो चीज क्या होती है, वो एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है, जब हम पीछे से हल्के से बच्चे की साइकिल को पकड़ के उनको चलना सिखाते हैं। तो ये हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का वन मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप जेडपीटी का मीनिंग आपको समझ आया होगा। मेरी वाइगॉट्स्काई की थ्योरी में जेडपीटी का मीनिंग मैंने और अच्छे से क्लियर किया है, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको पूरी वाइगॉट्स्काई की थ्योरी समझ में आ जाएगी। The stimulus which does not require any conditioning for desired behavior is called as। आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई बिहेवियर तक हमें पहुंचना है, हम कुछ अपने अंदर कुछ बिहेवियर लाना चाहते हैं, लेकिन रिक्वायर एनी कंडीशनिंग फॉर डिजायर्ड बिहेवियर, लेकिन हमें वहां पर डज नॉट रिक्वायर, हमें किसी भी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, तो वो कहलाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से इस टर्म को डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ये टर्म जहां मैंने जिस वीडियो में डिस्कस किया है वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उस वीडियो को भी देखिएगा। देखिए स्टिमुलस क्या होता है, जैसे सपोज टू बी आपको भूख लग रही है, खाना आपके सामने आया, तो आपको किसी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, आपसे कोई कहेगा नहीं कि खाना खा लो। मींस आपको इस समय पता है कि खाना आया है और हमें भूख लग रही है तो हमें खाना खाना है, तो आपकी हमने कोई भी कंडीशनिंग नहीं करी है, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। जहां पर जरूरत ही नहीं होती कंडीशनिंग की फॉर डिजायर्ड बिहेवियर, तो वो स्टिमुलस क्या कहलाता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब यहाँ पर स्टिमुलस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को तो देखेंगे ही नहीं, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कंडीशनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी भूख लग रही है। अगर आपको भूख नहीं लग रही होती तो आपसे कहना पड़ता खाना खा लो, खाना खा लो, आप नहीं खाते, क्योंकि आप, हम चाहते हैं कि आप खा ले, लेकिन आपको भूख ही नहीं है तो आप क्यों खाएंगे। तो स्टिमुलस क्या हुई, एक कंडीशनल स्टिमुलस, वो स्टिमुलस कहलाता है जिसमें आपको कंडीशनिंग की जरूरत ही नहीं होती डिजायर्ड बिहेवियर तक पहुंचने के लिए। तो इट मीन्स ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपसे वो मिस ना हो पाए, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है और आपके लिए सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड हम आज कंप्लीट कर देंगे, अब कल से हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर आपको कोई यूनिट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज हम कल से रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड में कंटिन्यूअस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।